हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन तो इसके पहले वाले क्लास में देख लिए हैं। तो उसके आज के क्लास के पहले का जितना भी टॉपिक आता है वो हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। आज का जो हमारा जो डिस्कशन का मेन टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली है बर्नौलीज थ्योरम। जितना भी इसको स्टार लगाना हो इम्पोर्टेंट, या फिर आपको ये बोलना होगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो 100% एग्ज़ाम में आएगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आएगा, किसी भी एसएससी जेईई एग्ज़ाम में आएगा, वो है आपका बर्नौलीज थ्योरम। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका यूज, इस पर्टिकुलर थ्योरम का यूज ही हमारे आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में होने वाले हैं। तो आप कोई टॉपिक करें या ना करें, बर्नौलीज थ्योरम को बिल्कुल नहीं करना है इस पर्टिकुलर यूनिट में। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन ये जो बर्नौलीज थ्योरम यानी कि आज के बाद मतलब जो भी क्लासेज आएंगी उसके ऊपर जो भी, यानी इवन आज के बाद की मतलब मान लीजिए इस यूनिट में तो है ही, इसके अलावा जो आगे आने वाली क्लास हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो कहीं ना कहीं फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम डील करेंगे। तो देखिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या था कि जिसमें ओनली केवल मोशन का स्टडी किया जा रहा था, उसमें विदाउट द कॉज ऑफ द मोशन, कि मतलब मोशन के पीछे रीजन क्या है उसको हमें नहीं पढ़ना था, केवल मोशन के बारे में स्टडी करना था। जबकि फ्लूइड डायनेमिक्स में हमें क्या करना है कि फ्लूइड एलिमेंट के मोशन को भी स्टडी करना है, एज वेल एज उसके क्या फोर्सेस लग रही है उसके उस फोर्स को भी हम लोग स्टडी करना है। क्लियर है? तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, फ्लूइड एलिमेंट के मोशन एज वेल एज फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है उसमें कितने वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग सकते हैं। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे नहीं, 6 फोर्सेस लगते हैं, लेकिन मेजरली जो होता है वो 4 टाइप के प्रेशर लगते हैं। पहला ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स मतलब क्या कि आपका जो बॉडी का वेट है उस वेट के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा प्रेशर फोर्स। जब फ्लूइड एलिमेंट पास होता है एक जगह से दूसरे जगह पर तो एक जगह का प्रेशर अलग रहता है, दूसरे जगह का प्रेशर अलग रहता है। तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए जितना प्रेशर फोर्स लगाता है, क्लियर है, या जो प्रेशर में डिफरेंस होता है उसके कारण जो एक फोर्स लगता है फोर्स एलिमेंट पे, वो होता है हमारा प्रेशर फोर्स। दूसरा होता है विस्कस फोर्स। यूनिट 1 में हमने विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब 2 लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो अगर उनके बीच का जो लुब्रिकेंट फ्यूल होता है तो वो एक तरीके से क्या करते हैं, फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। तो उसी फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स बोलेंगे। देन टर्बुलेंस फ्लो। टर्बुलेंस फ्लो मतलब क्या कि जब फ्लो जो है वो एडी टाइप से हो जाएगा। एडी टाइप का मतलब पिछले क्लास में जब हम लोग फ्लो नेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने एक डायग्राम देखा था कि वहाँ पे एक एडी करंट फ्लो हो रहा था जो बैक सप्लाई कर रहा था। तो मतलब टर्बुलेंस मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा मतलब डिसऑर्डर हो गया मॉलिक्यूल्स को, तो उसको आगे पुशअप करने के लिए उस टर्बुलेंट क्रिएट हुआ उसको क्या बोलने से कंपनसेट करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वो हमारा टर्बुलेंस फ्लो के अंतर्गत आता है। और एक जो इसको तो मिनिमम इसका जनरली यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हमने मेंशन किया है तो ये भी देख लें, कंप्रेसिव फोर्स। जब किसी फ्लूइड एलिमेंट के डिफरेंस या डेंसिटी में चेंज आता है तो उसके कारण जो फोर्स आता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंप्रेसिव फोर्स बोलेंगे। क्लियर है? तो अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो टोटल फोर्स जो एक फ्लूइड एलिमेंट के अंदर लग सकता है वो Fg ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स और एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो ये जो टोटल फोर्स है इसी के बेसिस पे हमें अलग अलग एक इक्वेशन मिलता है। वो इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इक्वेशन मिलता है। तो देखिए अगर इस टोटल फोर्स में हम कंप्रेसिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर दें, ऑब्वियसली कंप्रेसिव फोर्स बहुत ही मिनिमम होता है, और एक और 6 वाला जो होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो सरफेस टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स इनके कंपेयर में बहुत ही, इनको मतलब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना मिनिमम फोर्स मतलब इतना मिनिमम अमाउंट इनका होता है।
क्लियर है। तो अगर हम टोटल फोर्स में कंप्रेसिव फोर्स को अगर हम नेगलेक्ट कर दें, यानी ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बहुत जीरो होती है, मतलब बहुत मिनिमम होती है, तो अगर हम इसको कंसीडर ना करें तो टोटल फोर्स जो हमारा या नेट फोर्स उस फोर्स एलिमेंट में हमारा हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी प्लस फोर्स ड्यू टू प्रेशर प्लस विस्कस एंड टर्बुलेंट। तो अगर इतने प्रेशर फोर्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसको इस इक्वेशन को या इस पर्टिकुलर नेट फोर्स का जो भी वैल्यू मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग बोलेंगे रेनॉल्ड्स इक्वेशन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा तो रेनॉल्ड्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स बताइए, तो वो ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अगर हम टोटल फोर्स में से एफसी को निकालें तो रेनॉल्ड्स नंबर आया। अगर हम एफसी को और एफ इन दोनों को अगर हम नेगलेक्ट कर दें और केवल ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स लें एफ जी, एफ पी, एफ वी, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। क्लियर है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। और लास्ट में अगर हम विस्कस फोर्स को भी अगर हम नेगलेक्ट कर दें और केवल ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स को लें तो उस केस में जो हमारा इक्वेशन आएगा उसको बोला जाता है यूलर इक्वेशन। और इसी यूलर इक्वेशन के बेस पे हमारा बर्नौलीज थ्योरम बेस रहता है, इसलिए ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सब आप याद रखो या ना रखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूलर्स इक्वेशन में, अरे सॉरी रूलर नहीं, यूलर इक्वेशन में कौन कौन से 2 फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं, या ऐसा भी पूछेगा क्वेश्चन कि बर्नौलीज थ्योरम में, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम यूलर इक्वेशन के ऊपर ही बेस रहता है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूलर इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम में कौन कौन से 2 फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं, तो वो होता है ग्रेविटी फोर्स और दूसरा होता है हमारा प्रेशर फोर्स। तो यहाँ तक क्या क्या फोर्सेस लग रही थी और क्या क्या इक्वेशन मिल रहा था, यहाँ तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो बर्नौलीज थ्योरम होता है या कोई भी मतलब कि जो हम लोग आगे फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है इसको अप्लाई किया जाता है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है कि ये किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो इक्वल होता है कि वो बॉडी का जो आपका जो क्या बोलना चाहिए मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है। क्लियर है, यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर हमें टोटल फोर्स निकालना हो कि वो कितना हो रहा है, तो अगर हमें उसका मोमेंटम पता है तो अगर हम उसका टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो हमें टोटल उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई है उसके वो बराबर हो जाता है। तो चलिए आइए इसको स्टेटमेंट और एज वेल एज मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, या ये बोल सकते हैं इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। यानी कि जो फोर्स होता है, फोर्स हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, mv होता है। क्लियर है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मास जो है अगर किसी बॉडी का अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि कांस्टेंट है, तो मास इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा dv/dt, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ma। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, या ये मास इंटू एक्सेलरेशन को इनर्शिया फोर्स भी बोला जाता है कि उस बॉडी का कितना इनर्शिया फोर्स है। क्लियर है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यही सेम चीज़ हमारा ये बर्नौलीज थ्योरम में आने वाला है। तो जब आएगा तो हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे, बट अभी बस यहाँ पे सेकेंड लॉ को ही अप्लाई करेंगे, तो ये डायरेक्टली हम अप्लाई कर लेंगे। वहाँ पे हमारा क्या रहेगा कि पहले हम ये कंसिडर करेंगे कि उस बॉडी के ऊपर टोटल कितना नेट फोर्स आया, तो नेट फोर्स कैलकुलेट कर देंगे, उसको इक्वल कर देंगे हम क्या, इनर्शिया फोर्स के या ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए, हमें होप कि आपको ये वाला जो पोर्शन है वो सारा चीज़ कंप्लीट आ गया होगा कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, कौन कौन से अलग अलग फोर्स लगते हैं, किस फोर्स को नेगलेक्ट करेंगे तो रेनॉल्ड्स इक्वेशन मिलेगा, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन मिलेगा, यूलर इक्वेशन मिलेगा, एंड देन न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हमने डिस्कस किया। और अगर आपका होमवर्क रहेगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में वही आपको मेंशन हो, आप इसको सेकेंड लॉ ने आप पढ़ लिए, आप फर्स्ट लॉ और इसका थर्ड लॉ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि कब कौन इक्वेशन कब काम आ जाए कोई नहीं जानता है। ऑब्वियसली यहाँ पे तो केवल सेकेंड आने वाला है, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए। तो अब हम लोग डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं हमारे इस यूनिट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि बर्नौलीज थ्योरम है, जो हर एग्ज़ाम
हर सेमेस्टर एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और आपके क्या बोलना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके ऊपर में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, मतलब श्योर मान के चलिए कि रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बर्नौलीज थ्योरम बताता क्या है, देन इसको हम लोग डिराइव करेंगे। क्लियर है? तो देखिए बर्नौलीज थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है, अगर वो स्टडी स्टेट में है, अगर वो आइडियल फ्लूइड है और अगर वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और अगर वो फ्लो हो रहा है, तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए कि यहाँ पर अगर एक पाइप है और पाइप में एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो एक स्टडी स्टेट कंडीशन पे है, स्टडी स्टेट कंडीशन पे है। अगर ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है स्टडी स्टेट कंडीशन पे है, आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है इसका मतलब क्या कि उसके अंदर उसका जो विस्कोसिटी है वो जीरो है। दूसरा क्या है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। तो अगर यहाँ से ये फ्लो हो रहा है फ्लूइड और उसमें ये तीन चीज़ें स्टडी फ्लो है, आइडियल है और इनकम्प्रेसिबल है, तो अगर इसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे मान लीजिए कि 0.1 है, यहाँ पे हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी क्या क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हमारा क्या हो जाएगा एक डेटम या पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ये कैलकुलेट करें, क्लियर है, और दूसरे पॉइंट मान लीजिए 0.2 पे कैलकुलेट करें, 0.3 पे कैलकुलेट करें, तो तीनों पॉइंट पे क्या होने वाला है हमारा कांस्टेंट होने वाला है। या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी, एक्चुअली यहाँ पे ये जो बर्नौलीज थ्योरम है, ये जो टोटल एनर्जी लिखा गया है, तो ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट है। क्लियर है? टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, मतलब यहाँ पे ये जो टोटल एनर्जी लिखा गया है, इट स्टेट दैट द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ एन स्टडी फ्लो, आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो इज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि टोटल एनर्जी के साथ साथ आप ये भी लिख लें, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, it states that the total energy per unit weight of a fluid at स्टडी स्टेट। क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए देखिए टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट भी कांस्टेंट होगा, बट क्योंकि हम यहाँ पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में बर्नौलीज थ्योरम को शो किया जाता है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर आप टोटल एनर्जी भी लिखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको चाहेंगे तो पर यूनिट वेट के टर्म्स में भी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बर्नौलीज थ्योरम है वो एक्चुअली इसी फॉर्म में शो किया जाता है। क्लियर है? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उस फॉर्म में भी लिख लें या टोटल एनर्जी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब हमने क्या समझा कि तीन टाइप का एनर्जी है, एक तो है प्रेशर एनर्जी है, दूसरा जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी है और तीसरा जो हमारा है डेटम एनर्जी है। तो तीनों एनर्जी हर एक पॉइंट पे क्या होने वाला है, हर एक पॉइंट पे सेम होने वाला है। अगर वो फ्लूइड आइडियल है, इनकम्प्रेसिबल है और स्टडी फ्लो के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो यानी कि इस पॉइंट के ऊपर में अगर जितना आप प्रेशर एनर्जी कैलकुलेट करिए, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करिए, डेटम एनर्जी कैलकुलेट करिए, वो बराबर हो जाएगा 2 पे। 2 के ऊपर भी अगर आप तीनों एनर्जी को अगर आप निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू यहाँ भी बराबर होगी और 3 पे भी क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। मतलब अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बर्नौलीज थ्योरम को लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा P अपॉन रो जी, मतलब प्रेशर P प्रेशर अपॉन रो जी मतलब स्पेसिफिक वेट। क्लियर है? स्पेसिफिक वेट प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? अब हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो तीनों अलग अलग टर्म्स है ये क्या बताने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो देखिए आपको क्या याद रखना है कि ये जो बर्नौलीज थ्योरम का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और प्लस ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखने की ज़रूरत है कि बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए अप्लाई होता है, तो स्टडी, आइडियल, इनकम्प्रेसिबल। और क्या बताता है कि हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी रहता है वो कांस्टेंट रहता है।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट टर्म को। ये जो फर्स्ट टर्म P अपॉन रो जी है, इसको बोला जाता है प्रेशर हेड या स्टैटिक हेड या फ्लो एनर्जी पर यूनिट वेट। देखिए जहाँ भी हेड टर्म्स लिखा होगा, हेड लिखा होगा, हेड, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि वो पर यूनिट वेट कैलकुलेट किया गया है। क्लियर है? आप चाहें तो नोट करके आप लिख लीजिए हेड इक्वल टू पर यूनिट वेट। आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कोई भी कॉपी में, जहाँ भी आप नोट डाउन कर रहे हैं वहाँ पे आप ब्रैकेट में नोट कर डाउन करके लिख लीजिए कि जहाँ भी हेड लिखा होगा मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, पर यूनिट वेट कैलकुलेट करना है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर हेड, मतलब हमें क्या निकालना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। वही हमने लिखा है फ्लो एनर्जी, या इसको प्रेशर एनर्जी भी बोला जाता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। तो देखिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये फ्लो प्रेशर एनर्जी या फ्लो एनर्जी क्या होता है। तो हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये एक फ्लूइड एलिमेंट है, क्लियर है, और इसके ऊपर P प्रेशर लग रहा है, P प्रेशर लग रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और अगर वो dA डिस्टेंस मूव कर रहा है तो टोटल कितना हमें वर्क देना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर फ्लो को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट के टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, कितना प्रेशर लग रहा है मल्टीप्लाई बाई एरिया। और अगर हमें वर्क डन निकालना होगा तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट कितना डिस्टेंस मूव किया, तो ds डिस्टेंस मूव किया तो टोटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स लिखा है तो यहाँ डेल्टा ही लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स प्लस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। अब अगर वेट ऑफ द एलिमेंट अगर हम निकालना चाहें तो वेट ऑफ द एलिमेंट मतलब सपोज करिए कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट फ्लूइड एलिमेंट की जो डेंसिटी है वो रो है, तो क्या हो जाएगा हमारा वेट, रो इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम बताएगा, और ये जी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा, मतलब मास इंटू जी हमारा वेट होता है। तो रो इंटू वी हमारा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, मास के बराबर हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया क्या, वर्क डन बाय द प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर, हाँ, फॉर द फ्लो, तो वो इसके बराबर आया। और हमने इस एलिमेंट का वेट निकाल लिया, वेट ऑफ द एलिमेंट इतना। अब अगर हमें निकालना होगा प्रेशर हेड, प्रेशर हेड मतलब क्या, प्रेशर एनर्जी ये हो गया, या वर्क डन बोलें या इसको प्रेशर एनर्जी बोलें, फ्लो एनर्जी बोलें, सब वही चीज़ है। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इसी को फ्लो एनर्जी बोला जाता है, इसी को प्रेशर एनर्जी भी बोला जाता है। तो यानी कि प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द एलिमेंट। तो प्रेशर एनर्जी कितना है, P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, और प्लस वेट ऑफ द एलिमेंट कितना है, रो इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स इंटू जी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P अपॉन रो जी, जहाँ P क्या है हमारा प्रेशर है और रो क्या है हमारा डेंसिटी है। ठीक है, तो ये है हो गया हमारा क्या, प्रेशर हेड, या इसी को बोला जाता है स्टैटिक हेड। तो ये फर्स्ट टर्म्स आपको क्लियर हो गया। जहां भी हेड लिखा रहेगा इसका मतलब हमें क्या करना है बताइए, पर यूनिट वेट है। अब प्रेशर हेड मतलब हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि प्रेशर एनर्जी क्या होता है। तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है या फ्लो एनर्जी क्या होता है कि किसी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए कितना फोर्स या कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है। तो अगर हम ये निकालने के सबसे पहले कि उसमें टोटल फोर्स कितना लगा और प्लस उसका वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल फोर्स हम लोग निकाल लिए कि प्रेशर इंटू एरिया, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर लिए, और प्लस जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया ये पर्टिकुलर एलिमेंट या इसका जो लेंथ रहेगा वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लेंथ के बराबर, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क डन हमारा निकल जाएगा। और उसी को हम लोग वेट ऑफ द एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रेशर हेड निकल जाएगा। वैसे ही जो सेकेंड टर्म्स होता है वो काइनेटिक हेड को बताता है। काइनेटिक हेड मतलब क्या, हेड आ गया मतलब क्या, पर यूनिट वेट, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट।
अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अब उसको अगर मैं वेट mg से डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक हेड हो जाएगा। तो देखिए मास कट जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो यानी यहाँ पे जो वी स्क्वायर अपॉन 2g है वो किसको डिनोट कर रहा है, काइनेटिक हेड को डिनोट कर रहा है। क्लियर है। एंड देन पोटेंशियल हेड या इसको डेटम हेड भी बोला जाता है। तो हेड मतलब क्या, पोटेंशियल हेड मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mg इंटू जेड या h लिखा जाता है, यहाँ पे हमने डेटम को z डिनोट किया है, डिवाइडेड बाय वेट। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो mg कट जाएगा, तो केवल आपका z बचेगा। तो ये हमारा z यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारा पोटेंशियल हेड को बता रहा है, या इसका दूसरा नाम डेटम हेड भी बोला जाता है। तो होप आपको ये वाला जो कंसेप्ट है हेड वाला वो समझ में आ गया होगा। हेड मतलब क्या, पर यूनिट वेट। और जो हमारा जो बर्नौलीज थ्योरम है उसमें हमारा कितने टाइप का हेड आने वाला है, एक तो हमारा आने वाला है क्या, प्रेशर हेड, जो किसके बराबर होगा, फ्लो एनर्जी पर यूनिट वेट। फ्लो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका टोटल फोर्स मल्टीप्लाई बाय कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अगर आप उसके फ्लूइड एलिमेंट के वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपका प्रेशर हेड निकल जाएगा। वैसे ही काइनेटिक हेड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन 2g काइनेटिक हेड हो जाएगा। और पोटेंशियल हेड हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल हेड या डेटम हेड आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसका आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग इस पिछले स्लाइड में हमने बर्नौलीज थ्योरम देखा, अब उसको हम लोग यहाँ पे उसका डेरिवेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो डेरिवेशन किसी भी थ्योरम का जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर थ्योरम है वो किसके बेसिस पे है, क्या हमने अजम्पशंस लिया है, वो हमें मेंशन करना होता है। क्लियर है। तो देखिए इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हमारा जो एजम्पशंस है वो क्या है कि हमारा जो फ्लूइड होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा हमारा जो एजम्पशंस है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो होना चाहिए। तो पहला एजम्पशंस आइडियल और इनकम्प्रेसिबल, और दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो फ्लो होना चाहिए। तीसरा एजम्पशंस ये है कि जो फ्लो है वो स्टडी स्टेट कंडीशन में होना चाहिए एज वेल एज ई रोटेशनल होना चाहिए। ई रोटेशनल और ई रोटेशनल फ्लो के बारे में पढ़ा था। जो फ्लो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट होता है, जैसे भंवर धाराएं जो होती हैं वो रोटेशनल फ्लो होती है। तो अगर उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न न हो रही हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ई रोटेशनल। तो ये हमारा तीसरा एजम्पशंस रहा। और लास्ट एजम्पशंस की जो किसी फ्लूइड एलिमेंट में जो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं तो हम बर्नौलीज थ्योरम में यूलर इक्वेशन को लेते हैं। और यूलर इक्वेशन में कौन कौन से दो फोर्स रहते हैं, एक तो हमारा प्रेशर फोर्स रहता है और दूसरा जो हमारा रहता है वो ग्रेविटी फोर्स रहता है। तो ओनली वी टेक प्रेशर फोर्स एज वेल एज ग्रेविटी फोर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर है। तो ये अजम्पशन से आपको याद होना चाहिए। और देखिए अगर आप यहाँ पे चाहें तो जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, तो आप यहाँ पे चाहें तो अपने ब्रैकेट में यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये लिमिटेशंस भी हैं। आप बोलेंगे कि सर अजम्पशंस और लिमिटेशन दोनों एक कैसे हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप खुद सोचिए, लिमिटेशन इसलिए कि आप ये लिख सकते हैं कि फ्लूइड, ये जो पर्टिकुलर थ्योरम है वो केवल और केवल आइडियल और इनकम्प्रेसिबल के लिए वैलिड है। तो आप लिमिटेशन में क्या लिखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम इज ओनली अप्लाइड फॉर आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब कि रियल फ्लूइड रहेगा और कंप्रेसिबल फ्लूइड रहेगा उसके लिए ये नहीं लगा, ये इक्वेशन नहीं लगेगा। तो हुआ ना इसका लिमिटेशन, समझ में आ रहा है। तो आप यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब कि फ्लो अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो मतलब अगर आप अजम्पशंस याद रख लिए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लिमिटेशन भी लिख लेंगे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ये इक्वेशन नहीं वैलिड होगा। अगर फ्लो अनस्टडी हो जाएगा और रोटेशनल हो जाएगा तो उसके लिए भी फिर हमारा क्या बोलें कि बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। और अगर इन फोर्स के अलावा अगर मान लीजिए विस्कस फोर्स भी आ जाएगा तो ये हमारा इक्वेशन वैलिड नहीं हो पाएगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, अजम्पशंस एज वेल एज लिमिटेशन भी हमारा ये हो जाएगा। मतलब लिमिटेशन में जब आप लिखेंगे तो क्या होगा कि द फ्लूइड बर्नौलीज थ्योरम इज अप्लाई ओनली फॉर फ्लूइड विच इज आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल, इट इज अप्लाई ओनली फॉर यूनिफॉर्म फ्लो
it is apply only for steady and rotational, but fluid is unsteady and rotational, it is not apply. And if pressure and other than pressure and gravity force are also apply, then this Bernoulli theorem is not apply. तो इस तरह से क्या हो गया, ये इसका लिमिटेशन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग मेजर जो इसका डेरिवेशन है उसके ऊपर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फ्लूइड एलिमेंट को हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, क्लियर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो डीए है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हमने डीए कंसीडर किया है, क्लियर है। और इसका जो टोटल लेंथ है उसको हमने डीएस डिनोट किया हुआ है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया डीए और लेंथ जो है वो उसको हमने डीएस कंसिडर किया है। तो अब क्योंकि यूलर इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली थ्योरम डिराइव करते हैं। मतलब इसमें हम केवल दो फोर्सेस को कंसिडर करेंगे, एक तो प्रेशर फोर्स और दूसरा ग्रेविटी फोर्स, मतलब उसके वेट के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर आप प्रेशर फोर्स देखेंगे तो अगर इस एलिमेंट में फ्लूइड यहाँ से इंटर कर रहा है P प्रेशर से, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, P इंटू डी ए हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो फ्लूइड एलिमेंट बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जब भी फ्लूइड एलिमेंट बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, अगर बाहर निकलने में जितना आप फोर्स लगाएगा उतना ही उसमें क्या रहेगा, रिएक्शन आएगा उस पर्टिकुलर पाइप के ऊपर। मतलब बाहर निकलने में मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में P प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में मान लीजिए कि डेल्टा P प्रेशर में चेंज आ गया तो टोटल प्रेशर फोर्स कितना लग जाएगा, P इंटू डेल्टा P, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, DA। तो ये वाला फोर्स जो है वो राइट हैंड साइड में P इंटू डी ए लग रहा है प्रेशर फोर्स, और ये अंदर की तरफ लग रहा है P इंटू डी ए इंटू डेल्टा ए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हो गया हमारा दो प्रेशर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रेशर फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्लस ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू जी के बराबर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि फ्लूइड एलिमेंट की डेंसिटी रो है और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया डीए है, और इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो रो इंटू वॉल्यूम मास हो गया इंटू जी, तो टोटल वेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल ग्रेविटी फोर्स हो गया। अब हम लोग अप्लाई करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, क्लियर है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे P इंटू डी ए इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो P इंटू डी ए माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस P प्लस डी पी इंटू डेल्टा ए, क्लियर है। प्लस अब इस वेट का भी हम लोग ना केवल एक ही कंपोनेंट लेते हैं, इसी डायरेक्शन वाला कंपोनेंट को लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग केवल एक डायरेक्शन में ही ले रहे हैं। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा और अगर इसको रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट इसके अलोंग आ जाएगा, इस पर्टिकुलर वेट का एक कंपोनेंट इसके अलोंग आ जाएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। तो क्योंकि और अदर डायरेक्शन में आप देखिए, अगर मैं इसको x डायरेक्शन मानूं और इसको अगर y डायरेक्शन मानूं तो y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो केवल और केवल हमें क्या कंसिडर करना है, इस वाले वेट को कंसिडर करना है, वेट। अब ये क्योंकि थीटा है तो यानी कि यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा हमारा, W cos थीटा हो जाएगा। तो मतलब हमारा वेट कितना हो जाएगा, वेट mg इंटू कॉस थीटा। तो मतलब P इंटू डी ए इस डायरेक्शन में लग रहा था पॉजिटिव, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस P इंटू डी पी इंटू डी ए, और ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में अजम्पशंस के, तो माइनस mg इंटू कॉस थीटा, और वो किसके बराबर हो जाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। तो होप आपको ये इक्वेशन यहाँ तक क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है। और बर्नौलीज थ्योरम में केवल दो फोर्स को कंसिडर करना है, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। ये दोनों एलिमेंट प्रेशर फोर्स को दिखा रहे हैं और ये हमारा ग्रेविटी फोर्स को बता रहे हैं। हमने रिजॉल्व कर लिया है केवल इसी डायरेक्शन के लिए, क्योंकि और अदर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई प्रेशर फोर्स लग नहीं रहा है तो वहाँ से हम डिराइव कर नहीं पाएंगे, तो केवल हमने एक डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। तो यहाँ से अब जब हम इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, देखिए P इंटू डी ए से कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, माइनस डी पी इंटू डी ए बचेगा। अब मास को अगर हम रो के टर्म्स में लिखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये mg के वैल्यू के जगह में लिख सकते हैं रो जी इंटू डेल्टा ए इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू, अब डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं।
क्लियर है। अब dv बाई dt को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। तो अल्टीमेटली dv अपॉन da ही हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ds से एक बार मल्टीप्लाई किए हैं और एक बार डिवाइड किए हैं, तो अल्टीमेटली ओवरऑल इफेक्ट तो उसका मतलब नेग्लेक्ट ही हो जाएगा। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, ds कट जाएगा तो अल्टीमेटली हमें dv अपॉन dt ही बचेगा। बट यहाँ पर हम लोग कुछ अरेंजमेंट इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ds अपॉन dt एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि हमें वेलोसिटी, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेशर वाला टर्म्स आ गया है, यहाँ पे डेटम वाला भी टर्म्स आ गया है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी टर्म्स लाना था, इसलिए हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस डी पी इंटू डी ए माइनस रो जी डेल्टा डी ए डी एस कॉस थीटा माइनस रो डी ए, बाकी सबको मैंने अरेंज कर दिया, बस यही वाले टर्म्स को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। वो डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी की जगह वी लिख दिए, बाकी सारे टर्म्स को हमने एज इट इज रख दिए। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम ये वाला जो टर्म्स है रो डी ए डी एस से दोनों सभी पूरे इक्वेशन में अगर हम डिवाइड करते हैं तब हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए डी ए कट जाएगा तो नीचे में हमारा क्या बनेगा, माइनस डी पी अपॉन रो बच जाएगा इंटू डी एस बच जाएगा। आप कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा माइनस, अब रो डी ए डी एस कट जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा हमारा केवल माइनस जी कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा केवल बचेगा वी इंटू डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के टर्म्स में हमारा बर्नौलिस इक्वेशन नहीं था तो कहीं ना कहीं हमें थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और टर्म्स में। तो यहाँ पे देखिए अगर ये थीटा बना रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये टोटल फ्लूइड एलिमेंट जो था वो कितना था, इसका एलिमेंट ds था, क्लियर है। और इनके बीच में ये जो डिफरेंस है अगर मैं Z1 माइनस Z2 करूँ तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसको अगर मैं dz लिखूँ तो ये थीटा यहाँ से बना रहा है, वही थीटा ये यहाँ पे बनाएगा, तो cos थीटा अगर हम इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें कि ये हमारा हो गया आएगा ds को बता रहा है, ये वाले लेंथ टोटल लेंथ ये ds को बता रहा है और ये dz को बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो dz को बता रहा है, और ये थीटा एंगल है तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz अपॉन ds हो जाएगा, क्लियर है। तो cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dz अपॉन ds प्लस निगेटिव टाइम्स तीनों में था, निगेटिव साइन था तो हमने उसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो वहाँ पे अल्टीमेटली सारे टर्म्स हमारे पॉजिटिव हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा, और जो ds था तो सब में हम लोग क्या किए, इसको इस साइड लिख लिए तो वो हट जाएगा, मतलब 0 हो गया। ये ds को इस साइड लिए तो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल इक्वेशन मिला वो क्या मिला, dp अपॉन रो प्लस जी इंटू डेल्टा जेड प्लस बी डी बी इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को अगर हम प्रेशर के टर्म्स में बोलें तो ये होता है हमारा यूलर इक्वेशन। क्यों, प्रेशर फोर्स को कंसीडर किए और वहाँ से ये इक्वेशन डिराइव हुआ, इसलिए इसको हम लोग, ये भी एक यूलर इक्वेशन होता है। और वो वाला जो है प्रेशर के टर्म्स में यूलर इक्वेशन था, या ये बोल सकते हैं कि जब हम यूलर इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो वहाँ पे केवल 2 फोर्स अप्लाई होता है, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, क्लियर है। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है, कभी कभी यूलर इक्वेशन भी पूछ देगा कि क्या होता है, तो ये वाला टर्म्स आपको याद रखना है। तो जो याद रखना है मैं उसको रेड से टिक कर दे रहा हूँ, आपको वो याद रखना है, क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसी यूलर इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, टी, और क्योंकि हमने फ्लूइड को क्या माना है, इनकम्प्रेसिबल, तो उसका वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी बाई रो हो जाएगा। जी तो ऑलरेडी ग्रेविटी फोर्स होता है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, डेल्टा जी का इंटीग्रेशन तो जेड हो जाएगा, वी डी बी तो वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो ये जो हमारा आया ये भी एक तरीके से हमारा जो है वो क्या है, हमारा बर्नौलिस थ्योरम है, बट यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, एनर्जी पर यूनिट मास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। लेकिन रियल में जो बर्नौलिस थ्योरम हमें किस में डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो पर यूनिट वेट मतलब ये मास से, पर यूनिट मास है तो इसका मतलब अगर मैं जी से डिवाइड कर दूं पूरे इक्वेशन को तो पर यूनिट मास हो जाएगा। तो P अपॉन रो जी
यहाँ पे जी से डिवाइड किए तो रो जी, प्लस जी से डिवाइड किए तो ये जी कट जाएगा, केवल जेड बचा, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू, और कांस्टेंट में जी से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो मतलब अल्टीमेटली ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन जो हमने लिखा हुआ था बर्नौलीज थ्योरम के लिए कि P अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ P अपॉन रो जी प्रेशर हेड या स्टैटिक हेड को बताता है, जेड जो होता है वो पोटेंशियल हेड को बताता है, और वी स्क्वायर अपॉन 2g काइनेटिक हेड को बताता है। क्लियर है? तो ये हमारा अल्टीमेटली जो डेरिवेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया बर्नौलीज थ्योरम के लिए। क्लियर है? तो देखिए ये जो पर्टिकुलर थ्योरम का डेरिवेशन है वो 200% इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मतलब ये डेरिवेशन तो आपको इस यूनिट में आप कुछ करो या ना करो, अगर ये करके जा रहे हो केवल बर्नौलीज इक्वेशन भी, और दूसरा इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो अगर आप और कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो भी इस यूनिट में आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। या हो सकता है कि ये दोनों इक्वेशन हमेशा अल्टरनेट या कभी कभी दोनों साथ में ये दोनों इक्वेशन को ही पूछते हैं। क्लियर है? तो आप ये दोनों इक्वेशन को बस अच्छे से कर लीजिए, पहला ये बर्नौलीज इक्वेशन, दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन। साथ में आपको कुछ और टर्म्स पता होना चाहिए कि अगर देखिए कहीं कहीं पे लिखा होगा पीजोमेट्रिक हेड, तो पीजोमेट्रिक हेड का मतलब होता है कि समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, मतलब P अपॉन रो जी प्लस जेड को, इन दोनों के मतलब कि समेशन को हम लोग बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। मतलब पीजोमेट्रिक हेड इज समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड। क्लियर है? और ये जो इक्वेशन है, अगर हम इक्वेशन को मान लीजिए एक पाइप में अगर इस तरीके से कोई भी फ्लूइड एलिमेंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो अगर हम ये कंसिडर करें कि इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए अगर सेक्शन 1 पे आप P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड यहाँ पे कैलकुलेट करें, और पॉइंट 2 पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2, तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर में कांस्टेंट है। मतलब क्या कि पॉइंट 1 पे ये टोटल एनर्जी का समेशन पॉइंट 2 पे टोटल एनर्जी के समेशन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा बर्नौलीज थ्योरम का होल डिस्कशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमारा जो है बर्नौलीज थ्योरम, ये तो रहा हमारा आइडियल फ्लूइड केस के लिए। अब अगर यही हमारा जो बर्नौलीज थ्योरम है, अगर वो रियल फ्लूइड के लिए अगर हमें कंसिडर करना होगा तो वो क्या होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये एक पाइप है और यहाँ से हमारा जो है वो फ्लो हो रहा है कोई भी फ्लूइड। क्लियर है? तो हमारा जो मतलब कि टॉपिक रहेगा वो है बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। क्लियर है? बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। अब हम लोग इसमें ये कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है, वो इस यहाँ पे इसकी E1 वेलोसिटी, E1 एनर्जी था, टोटल एनर्जी E1 था, और जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा है तब उसकी एनर्जी है E2। और अगर हम ये कंसिडर करें कि E1 इज लेस देन जो E2 है इज ग्रेटर देन E2, तो आप ये बोलेंगे कि सर हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है, मतलब एनर्जी को लॉस नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी का कुछ लॉसेज आया है, या मतलब ये एक किसी और टर्म्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है रियल फ्लूइड में, क्योंकि हमने ये कंसिडर किया था बर्नौलीज थ्योरम कि वो आइडियल फ्लूइड है, तो आइडियल फ्लूइड है तो विस्कस के कारण या फ्रिक्शन के कारण कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। बट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं रियल फ्लूइड, तो कहीं ना कहीं जब ये फ्लूइड फ्लो होगा तो इनके दो लेयर के बीच में जब ये फ्रिक्शन आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में जो एनर्जी का होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस होता है। तो मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ EL अमाउंट जो है वो हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो हमारा एनर्जी बैलेंस क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू E2 प्लस EL हो जाएगा, जहाँ पे हमारा EL क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। कितना एनर्जी का
लॉस हुआ वो इसको बता रहा है। E1 जो है वो हमारा इनिशियली हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था वहाँ पे कितना एनर्जी था, E2 जो है वो फ्लूइड के आउटलेट पे कितना एनर्जी था। तो हमने ये मतलब देखा कि जब E1 पे जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा उसका सम अमाउंट जो रहता है यहाँ पे ड्यूरिंग द मूवमेंट में फ्रिक्शन के कारण लॉस हो जाता है, तो उसको हमने EL से डिनोट किया। तो मतलब हमारा अगर E1 टोटल यहाँ पे एनर्जी है इनलेट पे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आउटलेट पे कितना एनर्जी है और एज वेल एज प्लस कितना एनर्जी का लॉस हुआ है। क्लियर है। तो इसको हम लोग EL से डिनोट करें, और अगर हम EL को कैलकुलेट करें तो EL कितना हो जाएगा, E1, अब देखिए E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्लियर है, E1 माइनस E2 हो जाएगा। और अगर इसी को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे रो जी से, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेड लॉस। हेड लॉस, हेड लॉस मतलब क्या, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो हेड लॉस हमारा जिसको कि डिनोट किया जाता है HL से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 अपॉन रो जी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हेड लॉस। हेड लॉस एक्चुअली क्या होता है, इनलेट और आउटलेट के बीच के एनर्जी के डिफरेंस डिवाइडेड बाय हमारा रो जी। तो अब हम इसी इक्वेशन को अगर हम रियल फ्लूइड के लिए अप्लाई करेंगे तो E1 मतलब कि यहाँ पे ये सेक्शन 1 पे E1, तो सेक्शन 1 पे हमारा E1 कितना हो जाएगा, T1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। ये E1 हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, E2, मतलब सेक्शन 2 पे हमारा एनर्जी, तो P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 और प्लस EL। तो अब EL क्योंकि यहाँ एनर्जी था तो हमें ये सारा चीज़ किस में लिखा गया है, हेड के टर्म्स में लिखा गया है। तो मतलब ये हेड लॉस के टर्म्स में हमें लिखना होगा, मतलब HL। तो ये हमारा हो गया क्या, रियल फ्लूइड के लिए हमारा जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। और इसके पहले वाला जो था ये वाला किसके लिए था, बर्नौलीज इक्वेशन केवल था। केवल बर्नौलीज इक्वेशन मतलब ऑब्वियसली उसका एजम्पशन यही है कि वो हमने क्या किया है, केवल आइडियल फ्लूइड के लिए लिया है। लेकिन क्योंकि रियल फ्लूइड में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे तो इसीलिए हमने क्या किया है, ये बर्नौलीज इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो जब हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि यहाँ पे एक HL टर्म्स आ जाएगा कि कितना हेड लॉस हुआ, मतलब कितना एनर्जी का लॉस हुआ। और क्योंकि ये सारे टर्म्स हेड के टर्म्स में लिखा गया इसलिए हम लोग यहाँ पे वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसको हेड लॉस के टर्म्स में यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर है। तो ये रहा हमारा टोटल बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर में डिस्कशन। क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये बर्नौलीज इक्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक था तो हो ऐसा है कि वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया होगा। बट क्योंकि अगर मैं इसको अलग अलग बार बार बनाता तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने एक ही लेक्चर में ये सारे यूनिट को कवर किए हैं। तो आप इसको देखिए, बार बार देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।